मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हीं का तो सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके सभी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो विदाउट अ डिले चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ योर चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार देखा हुआ होगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ। अगर कुछ स्मॉल कैविटी लगी हुई है पेशेंट के टीथ में तो डॉक्टर क्या करेंगे? क्या वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे, क्या प्लेन मिरर का, या कॉनकेव का यूज़ करेंगे, या स्फेरिकल का? तो याद रखिए कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हमेशा छोटी इमेज बनाता है और डॉक्टर अगर मिरर का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स कि उन्हें अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो मिरर को यहाँ फिट करते हैं और उस दांत की इमेज उस मिरर में देखेंगे। और कैसी दिखना चाहिए? बड़ी इमेज दिखना चाहिए। तो भाई कॉन्वेक्स मिरर अगर आप रखोगे तो आपको एक ऐसी इमेज देगा, ये आपको हमेशा स्मॉल साइज इमेज देगा, ठीक है। प्लेन मिरर की बात करेंगे तो वो आपको सेम साइज इमेज देगा। कॉनकेव मिरर आपको कैसी इमेज देता है? एनलार्ज्ड इमेज देता है। और स्फेरिकल मिरर, क्योंकि यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि किस स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर इस मिरर की और मैं बात करूँ कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ब्यूटी पार्लर्स में, साथ ही साथ शेविंग मिरर्स में ये कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए एंड एमर्जेस आउट the holes on the other face of the box as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? अब बहुत सारी पैरेलल लाइट बीम्स इस तरह से बॉक्स के अंदर जा रही थी। अब अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण जब बीम ऑफ लाइट बाहर निकली तो ऐसा लगा कि एक पॉइंट से निकल रही हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर अंदर होगी तो वो इन सारी ही लाइट्स को एक जगह लेकर इकट्ठा कर रही होगी, या अगर मैं उसे टेक्निकल वर्ड्स में कहूँ तो कॉन्वर्ज कर रही होगी। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ लगी होगी, पहली चीज़, कि जो कि लाइट रे को अपने अंदर से पास होने दे। तो फर्स्ट डाउट तो हमारा क्लियर हो गया कि इसके अंदर लेंस है, क्योंकि लेंस ही लाइट रे को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेगा। मिरर होता तो रिफ्लेक्ट हो जाता। अब यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो मेरा आंसर है कॉन्वेक्स, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव लेंस जो होता है ये लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है। जो भी लाइट रे इसमें से बाहर निकलती है तो दूर दूर इस लाइट को कर देता है। और कॉन्वर्जिंग लेंस जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि सारी पैरेलल लाइट रेस को ये एक पॉइंट पर ला करके मिला देता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही समझे हैं आप सभी कि यहाँ पर जो लाइट रे लेंस लगा होगा वो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इस तरह से ये सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर ला करके मिला देगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। When an object is kept within the focus of a concave mirror, अब भाई हमने क्या किया, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। An enlarged image is formed behind the mirror। अब किस केस में आपको एनलार्ज्ड इमेज मिलती है और वो भी बिहाइंड द मिरर मिलती है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं पर रखते हैं तो इस केस में जाकर के आपकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज्ड। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब कि यहाँ पर इमेज बन रही है। तो इस केस में जो इमेज आपकी बनती है ये इमेज कैसी होती है, ठीक है। तो आपको बता देना है कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है, ओके। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द राइट ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये ऑप्शन को थोड़ा इग्नोर कर लीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, a student wants to obtain magnified image of an object AB as on screen. Which one of the following arrangement shows the correct position of AB for him or her to be? स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? मैग्नीफाइड इमेज चाहिए है। किस पे चाहिए? ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर चाहिए है। और स्क्रीन पर हमें कौन सी इमेज मिलती है? ये बात याद रखिए, रियल इमेज ही आपको स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है। तो अगर मुझे रियल इमेज चाहिए है, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ? अगर आपने 2F1 पर रखा तो इस केस में आपको सेम साइज इमेज मिलेगी। इस पोजीशन पर आपको इमेज जो है वो स्मॉल साइज मिलेगी। इस पोजीशन पर इमेज जो है वो कैसे मिलती है? जब ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में होता है तो लार्ज इमेज मिलती है।
और इस केस में आपको हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलती है जब आप फोकस के ऊपर ही इमेज को रख देते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये वाली पोजीशन जब आपने इसे फोकस पर रखा हुआ है, ठीक है, दिस पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ, ठीक है, एक क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स ने इसे ट्रेस किया ABCD में, ठीक है, इसमें से करेक्ट वन कौन सा है? अब देखिए सीधे सीधे बताया हुआ है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसा होता है? डेंसर मीडियम होता है। अगर यहाँ एयर है तो ये मीडियम डेंस है, और जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है? तो ये अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है तो मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो लाइट रे इस तरफ क्या होगी? बैंड होगी, झुकेगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो इन सारे ही केसेस में हम बस यही फिनोमेना देख लेते हैं। और जब डेंसर से रेयर में जाती है, मतलब कि जब ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो क्या होगा? जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, और अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो दैट मीन्स कि अगर लाइट रे इस पैटर्न को फॉलो कर रही है तो वही हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तो लाइट रे आई और ये नॉर्मल है, लेकिन सीधे की सीधे निकल गई, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं है। इस वाले ऑप्शन में देखिए क्या हो रहा है, इस वाले ऑप्शन में लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये किस तरफ बैंड हो गई? नॉर्मल की तरफ। और जब बाहर निकल रही है तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, है ना। सी ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सीधे आ रही है और बाद में जाकर के रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस केस में देखिए कि एक बार रिफ्रैक्ट हुई है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्ट नहीं हुई, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन, जो कि आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a student carried out the experiment of tracing the path of a ray of light through the rectangular glass slab for 2 different values of angle of incidence, that is angle I equals to 30 degree and angle I equals to 45 degree. In the two cases, the student is likely to observe the set of values of angle of refraction and angle of emergences. इन शॉर्टकट में समझा देती हूँ कि एक बच्चे ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने रे को इस तरह से इंसिडेंट किया तो उसने ये देखा कि जब लाइट रे बाहर जा रही है तो उसे कौन सा उसके ऑब्जर्वेशन आए होंगे, आपको ये बताना है। एक बार एंगल 30 डिग्री पर उसने इंसिडेंट करके देखा, एक बार 45 डिग्री पर। तो अब ये याद रखिए बच्चों की एंगल, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल की वैल्यू जो है वो बिल्कुल बराबर होती है। अब यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे पहले केस में इमर्जेंट एंगल 20 डिग्री आ रहा है, जो कि गलत है। दूसरे केस में 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है, जो कि कहीं कहीं सही है। इस केस के लिए भी 30 डिग्री सही है, ये वाला गलत है। मतलब जो ऑप्शन है वो बी और सी में से एक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब दूसरे वाले को देख लीजिए, इस केस में जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो 45 था, तो यहाँ पर भी 45 है, यहाँ पर भी 45, मतलब कि बिल्कुल बी और सी में से होगा। अब हम दूसरी चीज चेक करते हैं कि अगर ग्लास स्लैब है तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इंसिडेंट एंगल 30 है तो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे अंदर जाएगी। यहाँ इस पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, कैसे अंदर जाएगी? ये नॉर्मल की तरफ जो है वो झुक जाएगी। तो अगर नॉर्मल की तरफ झुक रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल अगर 30 है तो इस एंगल से ये एंगल तो छोटा ही होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में देख लीजिए कि रिफ्रैक्टेड एंगल किस में छोटा है। तो इस केस में देखिए 20 डिग्री है और यहाँ इमर्जेंट 30 डिग्री है, तो बिल्कुल ये सही है। और यहाँ पे 28 है और ये 45 है, ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन जो है हमारे लिए इस केस में वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आप याद रखें। तो याद रखिएगा बच्चों कि इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल सेम होना चाहिए, और अगर ग्लास स्लैब की बात की जा रही है तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो पहले केस का, इस केस की अगर आप बात करेंगे तो इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल से छोटा ही होगा। इस तरह से हम ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द क्वेश्चन नंबर 7। इफ यू फोकस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द शेप दिस यूजिंग अ कॉन्केव मिरर, द शेप ऑब्टेन्ड मस्ट बी ऑफ द शेप। अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है कॉन्केव मिरर के सामने इस तरह से रखा हुआ है, तो आप उसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? एक बिल्कुल बहुत प्यारी सी ट्रिक बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ओके। तो जब भी कोई स्फेरिकल मिरर हो तो
उसके लिए ध्यान रखिए कि पहले तो आप उसका लेटरल इन्वर्जन निकाल लीजिए हर मिरर का, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अब यहाँ पर मैंने एक बार इसका लेटरल इन्वर्जन देखा। अब सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो भी इमेज आपके जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है उसका जो पोर्शन सबसे करीब मिरर के होता है उसकी इमेज सबसे पहले बनती है। तो ये देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये पोर्शन बनेगा, फिर उसके ये पोर्शन बनेगा और ये पोर्शन बनेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नाउ अब ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होती है, इमेज कैसी बनती है, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज जो है वो उल्टी बनती है। तो अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन ये होगा, बस इसको मैंने फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया, तो फाइनल जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिस वन। क्लियर है आप सभी को? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो। आप बस सबसे पहले उसका लेटरल इन्वर्जन बनाइए, फिर ये चेक करिए कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव के केस में आपको फ्लिप्ड इमेज मिलेगी, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो मैंने इसे इन्वर्टेड इस तरह से बना दिया। अब आइए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन था सी। आगे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स हैज द प्रोटेक्टर बीन करेक्टली प्लेस टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखिए, जब भी आप प्रोटेक्टर को प्लेस करते हैं तो कुछ इस तरह से प्लेस करना चाहिए कि अगर ये प्रोटेक्टर है और ये है आपका बेस, तो बेस को अलोंग नॉर्मल आपको प्लेस करना चाहिए। मतलब ये बेस अगर ऐसा है तो इस बेस को आपको हमेशा नॉर्मल के अलोंग करना चाहिए। तो अगर मैंने ये प्रोटेक्टर लिया है तो ये नॉर्मल के अलोंग इसका बेस है, बिल्कुल सही। यहाँ से मैं इंसिडेंट एंगल निकालूंगी, ये नॉर्मल के अलोंग नहीं है, इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी नॉर्मल के अलोंग है और यहाँ से एंगल ऑफ इमर्जेंट मेरा निकल जाएगा। तो सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो याद रखिएगा, प्रोटेक्टर का कोई भी क्वेश्चन आए, बेस को हमेशा नॉर्मल के साथ अलोंग करके आप रखेंगे तो आपको इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन ऑप्टिकल डिवाइस हैज बीन गिवन टू अ स्टूडेंट, ही डिटरमाइंड इट्स फोकल लेंथ बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ द सन on a screen placed 24 centimeter from the device on the same side as the sun. Select the correct statement of the device. देखिए, अब इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि एक बच्चे के पास एक ऑप्टिकल डिवाइस था, उसने he determines his focal length by focusing the image of the sun on a screen. अब उसने एक स्क्रीन पर क्या किया, उस इमेज को फोकस किया, उस सन की स्क्रीन पर इमेज आ गई और ऑन अ स्क्रीन प्लेस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस ऑन द सेम साइड। ठीक है, और अब ये जो ऑप्टिकल डिवाइस था उसके सेम साइड पर ही क्या हो रही है, इमेज बन रही है। तो आपको क्या बताना है, सही ऑप्शन बताना है। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, या फिर कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, या कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा लेंस होना चाहिए, अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बताना है। अब देखिए, ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में नहीं बताया हुआ है कि कौन सा डिवाइस है, मिरर है या लेंस है, उसको एक स्टूडेंट को दे दिया गया। अब उसने डिटरमाइन करी फोकल लेंथ बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ सन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस ऑन द सेम साइड। अब उसने क्या किया कि 24 सेंटीमीटर पर उसने स्क्रीन को रखा और उसी पर उसकी इमेज मिल गई। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज़ होगी। अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर तो ये नहीं हो सकता क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी हुई है। कॉनकेव मिरर क्यों हो सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर ये आपको नहीं देगा, और यहाँ उन्होंने क्या किया है, सेम साइड आपको मिला है, जहाँ पर सन है वहीं पर इमेज मिल रही है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी ऐसा नहीं होगा। ये ज़रूर कॉनकेव मिरर है और 24 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। क्यों है, क्योंकि जो इसकी इमेज बन रही है वो फोकस पर बन रही है, और फोकस मिरर से उसकी दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है स्क्रीन की। मतलब हो ना हो स्क्रीन फोकस के ऊपर रखी हुई होगी, जिसकी वजह से 24 सेंटीमीटर फोकस पर उस स्क्रीन पर हमने सन को ऑब्टेन किया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। चलिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज। अब प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, रियल, या फिर रियल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, वर्चुअल इमेज तो बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है, लेकिन एनलार्ज्ड नहीं बनाता। वर्चुअल बनाता है, बिहाइंड मिरर बनाता है,
virtual behind the mirror and of the same size as the object। जी हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड एनलार्ज, तो भाई रियल इमेज तो होती ही नहीं है इसमें, रियल भी नहीं होती, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इनके गलत गलत चीज़ों पे मैंने गोले मार्क कर दिए है ना, तो ऑप्शन सही क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब है, मतलब एक ग्लास का टुकड़ा है, आप इसे इस तरह से समझें, ठीक है। अब इसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जब लाइट रेस में इंसिडेंट हुई तो किस इंसिडेंट एंगल के साथ इसमें इंसिडेंट हुई। तो चलिए इसको एक थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये है इसका सेंटर, अगर ये आपका एक फुल स्फीयर होता फॉर एग्जांपल के लिए, तो अगर यहाँ से कोई भी लाइट रे जा रही है, दैट मीन्स कि वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर रेडियस का काम कर रही है, और रेडियस सेंटर से हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। अगर इस तरह से भी नहीं समझे हैं तो दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हेमिस्फेरिकल है और यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है। अब मैं यहाँ पर जब एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो इस टेंजेंट पे बनने वाला नॉर्मल और इस पर जाने वाला इंसिडेंट एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब कि अगर यहाँ पर नॉर्मल ये है, ठीक है, तो इस पर इंसिडेंट एंगल कैसे निकालते हैं, इंसिडेंट एंगल इस तरह से निकालते हैं कि ये इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, अगर ये नॉर्मल होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल आपका इंसिडेंट एंगल कहलाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लाइट रे को इंसिडेंट करा रही हूँ और ये ऐसे जाकर के आपके इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट पर बनने वाला नॉर्मल और इस टेंजेंट पर जाने वाला इंसिडेंट रे दोनों एक ही जगह से आ रही है, तो ये नॉर्मल के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही है। इसका मतलब कि इस केस में इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि भाई अगर नॉर्मल से किसी और एंगल पर आती तो फिर कोई एंगल होता, लेकिन यहाँ तो नॉर्मल से ही इंसिडेंट रे जा रही है, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ओके, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। देखो क्या है ना कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हुए हैं, अगर आपने उनको एक बार भी समझ लिया, देख लिया, तो आप कैसे भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से इत्मीनान के साथ में मेरा वीडियो देखिए, क्वेश्चंस को 1 बाय 1 समझिए, ठीक है। चलो तो शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the correct statement from the statement given below regarding the refraction of light when light is incident from a medium A having refractive index 1.85 on a glass slab having refractive index 1.50। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Select the correct statement। अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट सही सही बताना है, ठीक है। The statements given below regarding the refraction of light when light is incident from a medium A having refractive index 1.85 on a glass slab having refractive index 1.50। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि भाई ये दोनों आपके मीडियम थे। एक मीडियम था मीडियम ए, जिसको उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो क्या है, और लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.85। दूसरा जो मीडियम है वो है ग्लास स्लैब, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। तो हम यहाँ से एक बात तो समझ गए कि जो भी आपका मीडियम ए रहा होगा वो एज कंपेयर टू मीडियम बी क्या होगा, डेंस होगा, और मीडियम बी जो कि ग्लास स्लैब है वो इसके इसमें रेयर होगा। ये हमने कैसे देखा, ये हमने देखा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से। जिसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डेंस होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसका मतलब कि इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा कम होगी, ज़्यादा लाइट बेंड होगी, और यहाँ पर इसके कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका मतलब यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस मीडियम, और बेंडिंग ऑफ लाइट भी इस मीडियम के कंपैरिजन में कम होगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ ऑप्शंस देख लीजिए।
लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इन ग्लास स्लैब। अब अगर हम नॉर्मली एक इसका डायग्राम ड्रॉ करें, ए मीडियम और ये रहा आपका ग्लास स्लैब, ठीक है। अब जब लाइट रे इससे यहाँ इंसिडेंट करेगी तो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे डेंसर से आ रही है तो यहाँ पर जाके क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल ये शिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसर से रेयर में लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या स्टेटमेंट है, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द ग्लास स्लैब। क्या ग्लास स्लैब में आकर के लाइट इस तरफ बेंड हो रही है, नहीं हो रही। इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द रिफ्रैक्टेड रे। क्या इस केस में इमर्जेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के साथ में पैरेलल होगी। अब रिफ्रैक्टेड रे ये है, क्या अगर जो इमर्जेंट रे है वो इसके साथ मतलब बाद में अगर ये फिर से जाता है, ये लाइट रे अगर इस तरह से, अगर मान लीजिए थोड़ा कम बैंड करते हैं हम इसे, ठीक है, और यहाँ पे लाइट रे को बना लेते हैं ना, तो अगर ये जो इमर्जेंट रे है मतलब जो बाहर आपकी फाइनल रे निकली है, क्या वो पैरेलल होगी इस रे के साथ में, नहीं। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर इन ग्लास स्लैब एज कम्पेयर टू मीडियम है, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। तो अगर मैं ये एंगल देखूँ और ये एंगल देखूँ तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस जो हैं थर्ड एंड फोर्थ हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में ज़्यादा है मीडियम ए के कंपैरिजन में, और दूसरी चीज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, ऑप्शन आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे चलेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If the power of lens is minus 4.0 diopter, then it means that the lens is the concave lens of focal length minus 50, concave lens of focal length plus 50, concave lens of focal length and concave lens of focal length minus 25 मीटर। अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि पावर ऑफ लेंस दी हुई है और वो किस में है, माइनस में है। माइनस में क्यों आई होगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। अब भाई इनमें से एक लेंस जो है, ठीक है, वो क्या करता है, आपको नेगेटिव आपकी जिसकी फोकल लेंस होती है, और एक लेंस ऐसा होता है जिसकी पॉजिटिव फोकल लेंस होती है। अब वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस जो होता है इसकी जो फोकल लेंथ की बात करूं तो वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि अगर पावर माइनस आ रही है तो किसकी वजह से आ रही होगी, इस फोकल लेंथ की वजह से आ रही होगी। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस ही ऑप्शन होना चाहिए, कॉन्वेक्स के ऑप्शंस तो हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -50 होना चाहिए या फिर कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊँ तो ये क्या होगा, फोकल लेंथ प्लस -50 हम करके देखेंगे तो ये कितना होगा आपका, तो ये होगा -0.02। अब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 2 आंसर मिलना चाहिए, जो कि नहीं है। अब नहीं, इसे 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपका आंसर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर की, तो ये क्या होगा, P = -25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा मुझे, 0.04 सेंटीमीटर। लेकिन बात यह है कि अगर आपको डायप्टर निकालना है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा -4.0 डायप्टर। तो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। अब देखो फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना ना, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है कहीं पर भी तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दी हुई है, द इमेज शोन द पाथ ऑफ लाइट ट्रैवल थ्रू अ ग्लास स्लैब, व्हाट कॉजेज द रे ऑफ लाइट एट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब यहाँ पर एक लाइट रे का बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे कि लाइट रे आई और डेविएट हो गई।
अब ये डेविएट क्यों हो गई, एक्चुअल में उसको सीधा जाना चाहिए था। इसका रीज़न क्या है, चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर और द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। देखिए अमाउंट ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होता है, चेंज इन डायरेक्शन, विंड से भी कोई लाइट को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई अगर विंड से फ़र्क पड़ रहा होता तो हमारी धरती पर तो हवा ही हवा है, तो लाइट तो यहाँ वहाँ हो जाती। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर पर का जो टेम्परेचर है उसके चेंज होने से क्या कोई चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात है, एयर की अगर बात करी जा रही है तो एयर से लाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल अगर एक मीडियम थोड़ा खाली है तो वहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और एक मीडियम जो ज़्यादा भरा हुआ है वहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ अलग होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका सही ऑप्शन जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ओके, सो ये ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A small bulb is placed at the focal point of converging lens. When the bulb is switched on, the lens produces. A small bulb is placed at the focal point of the converging lens. अब देखिए converging lens कौन सा लेंस होता है, जो converging lens है, हमारा जो लेंस है वो है convex lens, ठीक है, यही क्योंकि क्या होता है, converging lens होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसके फोकस पर एक छोटा सा बल्ब प्लेस कर दिया, ये है इसका फोकस और ये है 2f1। अब क्या होगा, अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट आएगी, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, अ पैच ऑफ कलर्ड लाइट आएगा। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइट रेज यहाँ पर जा रही हैं तो ये लाइट रेज जब फोकस से जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस के केस में अगर फोकस पर आपको लाइट मिल रही है तो आपको क्या मिलेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी या क्या मिलेगा। तो देखो अगर पैरेलल लाइट रेज जा रही है तो वो उसे कन्वर्ज करेगा। अगर कोई चीज़ फोकस के ऊपर है, ठीक है, तो फोकस से लाइट रेज कैसी आएंगी, कुछ इस तरह से इसके ऊपर एंटर करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट रे किसी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ आती है तो जब बाहर निकलेंगी तो किस तरह से निकलेंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, ठीक। तो इतनी सारी लाइट रेज को हम तो नहीं कंसिडर कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी वही दो लाइंस को कंसिडर करेंगे कि मान लिया कि कुछ लाइट रेज इस पर पैरेलल जा रही हैं, तो जो लाइट रे पैरेलल जाएंगी वो क्या करेंगी भाई, वो जाकर के किससे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। और कुछ लाइट रे मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये ऑप्टिकल सेंटर्स पर से ही चली जाएंगी। तो ये देखिए कैसी हो रही है, आगे जाकर के मिल रही हैं, कहीं दूर जाकर के मिल रही है। तो आपको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट मिल रही है, कॉन्वर्जेंट मिल रही है या पैरेलल मिल रही है, तो देखिए कॉन्वर्जेंट ही मिलेगी, चाहे कहीं पर भी आप बल्ब को रख दो। अगर फोकस के बाद में रखते तो ज़रूर ये आपको कुछ और लाइट देता, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट ही जो है इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो सिंपल सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, अ कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इस केस में आपको मिलेगा। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। अब देखिए जो भी आपकी हेडलाइट होती है या कितने भी टॉर्चेस होती हैं, सभी के पास बल्ब होता है और बल्ब के साथ एक मिरर लगा होता है। टॉर्चेस, हेडलाइट, इन सभी में कॉनकेव मिरर का हम यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर का क्यों यूज़ करते हैं, तो जब कॉनकेव मिरर के बहुत पास आप लाइट को रखते हो तो क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट उससे बाहर निकलती है, जिससे हमें सर्च करने में, बल्ब में, व्हीकल में सामने देखने में आसानी होती है। तो कहाँ रखते हैं हम इसे, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, वेरी नियर द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी आपको पूछा जाए ये सवाल तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस के फोकस के पास जितना आप उसके बल्ब को रखोगे उतना अच्छा ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके आपको लाइट को देगा, ठीक है। तो वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। यू आर गिविंग वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सम एंगल वुड बैंड द मोस्ट। अब भाई ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किस में बैंड होगा, तो साफ साफ दिख रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो वो ज़्यादा डेंस होगा, और जितना डेंस मीडियम होता है उतना ही लाइट क्या होती है, बैंड होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर 1.3 है, ऑयल 1.46 है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मुझे यहाँ पे ग्लिसरीन का लग रहा है, इसलिए लाइट सबसे ज़्यादा ग्लिसरीन में जाकर के बैंड होती है, ठीक है। चलो तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन था। आगे बढ़ेंगे। रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर।
एक कॉन्केव मिरर है जिसके 15 सेंटीमीटर पर आकर के ले ऑफ राइट जो सन से आ रही थी वो सब आकर के कॉन्वर्ज हो रही थी। Where should an object place so that the size of its image is equal to the size of the object? अब देखिए लाइट रे अगर कहीं आकर के कॉन्वर्ज हो रही है तो वो ज़रूर कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका फोकस। ठीक है, मतलब कि लाइट रे इस तरह से आई और सारी एक पॉइंट पर आकर के मिल गई, तो ये वो कौन सा पॉइंट होगा, ये ज़रूर कौन सा है, फोकस है। तो इसका मतलब कि फोकस इसका कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि लाइट रे आएंगी, अगर सन से आ रही है तो पैरेलल ही आ रही होगी, पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो फोकस हमारा कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर कॉन्केव मिरर है और अगर आप चाहते हो कि आपको सेम साइज का इमेज मिले तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा सेंटर पर। तो हमें ये चीज़ पता है कि सेंटर और फोकस के बीच में क्या रिलेशन होता है, C इक्वल्स टू होता है 2f। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाफ द फोकस इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ये होती है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2f, और ये सेंटर की वैल्यू आपको मिल जाएगी विच इज़ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिटवीन 15 एंड 30 और मोर देन 30। तो हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर होता है तो उसकी सेम इमेज हमें मिलती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस ऐसे ही देखे जा रहे हो आप लोग, कि देख भी नहीं रहे? चलो आगे बढ़ेंगे। विच डायग्राम शोज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो इसमें क्या है ना कि क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा लेक्चर हमें बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो अपनी कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर बोरिंग लगेगा ही। तो इसलिए क्या ऑप्शन है कि मेरे साथ साथ ना आपको भी ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या करें, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो सिंपल, आपको रूल्स तो पता है ना, पहले फुर्सत में रूल्स देख लो। Which diagram show the image formation of an object on a screen by converging lens? तो अब देखिए सारा देख लेते हैं। अब यहाँ पे पहला डायग्राम जो है वो सही है या नहीं है, ये चीज़ को मेंशन कर लेते हैं। लाइट रे पैरेलल गई, तो पैरेलल जाने के बाद क्या होगी, जब ये रिफ्रैक्ट होंगी तो फोकस से जाना चाहिए था, लेकिन ये 2 इंटू फोकल लेंथ है, मतलब कि C से जा रही है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और दूसरी बात, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो सीधी जानी चाहिए थी, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे चलेंगे, पैरेलल लाइट रे है, 2f से गई है, ये भी गलत हो गया, और ये जा रही है यहाँ से, ये भी गलत हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे लाइट रे पैरेलल है, फोकस से जा रही है, ठीक है, 2x फोकल लेंथ है, और दूसरा कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, यहाँ पर ये भी गलत हो गया। आगे देखो, ये पैरेलल लाइट रे है, ये जा रही है फोकस से, ये लाइट रे यहाँ से गई तो ये भी फोकस से होकर के जा रही है, तो ऑप्शन जो डी है इसका सही होगा, क्योंकि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल होती है तो वो फोकस से होकर के ही जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ से ये फोकस से जा रही है तो ये पॉइंट क्या नहीं, फोकस तो आपका यहीं पर होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत क्यों है, क्योंकि पैरेलल लाइट रे है तो फोकस से जाना था। ठीक है, आई थिंक ये 2f गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये f ही है, क्योंकि मुझे एज़ कंपेयर टू बाकी के सारे डायग्राम्स ये सही दिख रहा है, और ये 2f की लेंथ बड़ी हुई दिख रही है, यहाँ पे छोटी है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये सही होना चाहिए अगर इस डायग्राम के हिसाब से है तो। लेकिन अगर बात की जाए इस डायग्राम की, तो ये डायग्राम कैसे बता रहा है आपको कि भाई फोकल लेंथ से होकर के आपकी कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, जो कि इस तरह से चली गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से लाइट रे जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट हुई, और इसका मतलब कि ये पैरेलल तो नहीं थी। ठीक है, किस पॉइंट से होकर के जा रही है, ये जा रही होगी ज़रूर फोकस से होते हुए जा रही होगी, या फिर ये फोकस के बाद से,
तो इंसिडेंट होगी, डाइवर्ज होगी और फोकस पे मिलेगी। तो भाई ये तो गलत है, यही आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। डायग्राम जो है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये फोकस नहीं है, ये एफ है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो सीधी चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से। बाकी इस तरह से रे नीचे की तरफ तो जाएगी नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि विच डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कॉन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे कॉन्वर्जिंग लेंस पूछा है, लेकिन दिया क्या है? मिरर दिया हुआ है। तो भाई ये तो पहली बात लेंस नहीं है, ये मिरर है। तो यहाँ मैं इसको करेक्ट कर दूँ। अब फिर से हम वही सारी चीज़ें देख सकते हैं कि स्क्रीन पर अगर ऑप्शन चाहिए, आपको चाहिए है, तो पहली बात तो मिरर के सामने बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस केस में देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ है, पैरेलल लाइट रे गई, फोकस से जाएगी, और जो लाइट रे आपके ऑप्टिक फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाएगी, तो ये तो सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है इस पे लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन में क्या है कि पैरेलल लाइट रे आई और इस तरह से चली गई, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से आई और यहाँ चली गई, ठीक है, तो दोनों ही तो सेम डायग्राम है। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो मुझे यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही अगेन, अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से डायग्राम को देखें, एरो का एक तो गलत यूज़ किया हुआ है। अगर ये सेंटर फोकस से जाएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है, तो इसमें एरो नहीं दिया है, तो उस हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी एरो इंडिकेट नहीं है। अच्छा, आगे इंडिकेट है, सेम ही डायग्राम है ये दोनों। सी और एफ के बीच में है पैरेलल की, ठीक है, ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो सी और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि कुछ तो मिसप्रिंट है इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके के आपके रे डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सारे ही रे डायग्राम वाले क्वेश्चंस में आपको बस रूल्स याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रे पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही तो पैरेलल हो जाएगी, पोल पर जा रही तो जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस आ जाएगी। ये सारे रूल्स जो हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आई होप आज के जो MCQs हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए अच्छे लगे होंगे आपको। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दूंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। इतना टाइम इस वीडियो को देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।